गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, 10th क्लास का जो अपने लास्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट लेसन कंप्लीट किया था, उसी के बाद अपन कंटिन्यू कर रहे हैं लेसन नंबर 2 जो एसिड बेस और साल्ट रिलेटेड है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो राजस्थान बोर्ड है उससे रिलेटेड टॉपिक है। ये जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण। इस लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं सामान्य इस चीज़ बताऊंगा। इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, तो बच्चों कि सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, यानी कि अम्ल और जो क्षार होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो रासायनिक गुण कौन से होते हैं, और अम्ल और क्षारकों में समानताएं पाई जाती है तो कौन सी समानताएं पाई जाती है, और अम्ल और क्षार की जो प्रबलता है वो क्या और कैसे होती है, और लवण के बारे में इस लेसन के अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे। और ये लेसन का फर्स्ट पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर जितना संभव हो सकेगा उन टॉपिक्स में इसके अंदर क्लियर कराऊंगा, और आपको बहुत ध्यान से देखना है। और उसके बाद आपकी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर आपको लिख लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें भी आएगी इसके अंदर जो आपको समझनी है। हाँ, चलिए देखिए, सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य जानकारी के अंदर आपको पता है, मैं एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए बोर्ड पे देख रहे होंगे आप। मैंने जो एक इंडेक्स बनाई है यहाँ पे, इसको समझना है। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो, सामान्य जानकारी मैंने बताई है, अम्ल और क्षार और लवण जो है उनकी जो सामान्य जानकारी है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखिए, अगर गुण की बात की जाए, गुण है अम्ल और क्षार और लवण। गुण, अब सुनना इधर ध्यान से, स्वाद में अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। लवण कैसे होते हैं? स्वादहीन होते हैं। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है अम्ल का स्वाद कैसा होगा? खट्टा। क्षार का कैसा होगा? कड़वा। और लवण का कैसा होगा? स्वादहीन। अब इसी तरह से लिटमस की बात की जाती है, इससे भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी आपको देखने को एक क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो देखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी कि जो लिटमस होता है, लिटमस पत्थर होता है जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है, उपस्थिति का हमें पता लगाने में यह मदद करता है। तो ये लिटमस जो होता है उसको अगर अम्ल में डाला जाए तो वह नीला लिटमस किस में बदल जाता है? लाल रंग के अंदर बदल जाता है। इसी तरह से देखो, लिटमस अगर क्षार के अंदर डाला जाएगा तो लाल को वो नीला कर देगा, और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो तो लवण। यानी कि सिंपल सा कंसेप्ट है, बस समझने की बात है कि अम्ल और क्षार को और लवण को पहचानने की जो विधि है उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। यदि किसी विलेन के अंदर नीले लिटमस को डालने पर लाल हो जाए तो वो क्या है? अम्ल है। अगर लाल लिटमस को डाला जाए और वो नीला हो जाए तो क्या है? वो क्षार है। और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो तो समझ लेना चाहिए आपको क्या है? लवण है। इसी के बाद देखो, जलीय विलयन के अंदर अम्ल क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। क्या करते हैं? कौन सा आयन रिलीज करते हैं? H+ आयन वो रिलीज करेंगे। इसी के बाद देखो, क्षार के अंदर, क्षार का जलीय विलयन होगा, उसके अंदर OH- आयन रिलीज होंगे। तो आपको समझना है कि क्षार है, क्षार के गुण हैं। और अगर मान लो जलीय विलयन से H2O यानी जल का निर्माण हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा। इसी के उदाहरण दिए हैं मैंने नीचे। अम्ल का उदाहरण है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों क्या है? अम्ल के उदाहरण है। एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, अम्ल के उदाहरण दीजिए, बताइए। तो आपको आइडेंटिफाई करना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4 और HNO3 है,
नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। HNO3। अब इसी तरह से क्षार के जो उदाहरण है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से लवण का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गई? यानी कि आपको देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो 4 ऑप्शन देते हैं कि निम्नलिखित में से अम्ल कौन सा है। अगर मान लो इसमें से एक दे दे और बाकी ये देते तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अम्ल ये है, क्षार ये और लवण ये है। ठीक है, अब चले आगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे अम्ल, जैसे HCl है, अम्ल का उदाहरण लिया था अपन ने अम्ल। अब अम्ल में जैसे उदाहरण लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या टूट के क्या बनेगा? एक तो H+ और एक क्या बनेगा? Cl-। इस तरह से जुड़ के क्या बनेगा? एक अम्ल का निर्माण करेगा। अब देखो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। आपने पहले पढ़ा होगा जो अष्टक नियम होता है, अष्टक नियम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि अष्टक नियम या तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ता है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। इसी तरह से क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का कितना परमाणु क्रमांक होता है? 17। अब पहले वाले कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे वाले में कितने जाते हैं? 8। 8 2 10, और जो थर्ड वाला KLM, M वाले कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 7। तो अब 7 जाएंगे तो इसको कितने की आवश्यकता है? 1 की। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने की आवश्यकता है? यानी कि बाह्यतम कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? लास्ट वाले लेसन के अंदर पढ़ा दिया मैंने, जो बाह्यतम कोष है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 7 है। अब इसको 1 की आवश्यकता है, तो ये हाइड्रोजन से संयोग करेगा। हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए? 1 चाहिए। क्लोरीन को भी कितना चाहिए? 7। इसके पास कितना होता है? क्लोरीन के पास 7। 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन तो क्या करेगा? इससे सहयोग कर लेगा, इसके भी 8 हो गए, और हाइड्रोजन भी क्या करेगा? इससे सहयोग कर लेगा। इस तरह से ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, जो क्या होता है? H+ और Cl-। ठीक है, अब चलो आगे। ये समझा दिया मैंने, और इससे बेहतर मैंने समझा रखा लास्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखने पे, हाँ, अब इसी तरह से मैं और उदाहरण दे देता हूं। जैसे एक और लिख लो क्षार। क्षार का भी इस तरह से ले लो। क्षार का उदाहरण था अपने पास NaOH। NaOH, तो ये किस में टूटेगा? Na+OH-। समझ में आ गई? और यानी कि H+, यानी पहले जो अपने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके अंदर H+ आयन रिलीज हो रहा था। इट मीन्स क्या? वो अम्ल है। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जलीय विलयन में मिलाएंगे तो कौन सा आयन रिलीज होगा? OH- आयन रिलीज होगा। इट मीन्स क्या हुआ? ये क्षार है। अब ये पहचान तो कर ली अपन ने, यानी कि पहचान तो अपन ने कर ली, लेकिन अब आप इस तरह से समझो कि जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COOH। अब आप इसको देखने के बाद कहोगे कि सर इसमें भी OH आयन आ रहा है, तो ये क्या होगा? क्षार होगा, यही कहोगे ना। लेकिन ये अम्ल होगा। क्या होगा? ये अम्ल होगा। अब किस तरह से होगा? अब देख लो, CH3 ये टूटेगा जलीय विलयन CH3COO और H+ आयन के अंदर, तो ये एसिटिक अम्ल भी क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल भी एसिटिक अम्ल होगा, यानी अम्लीय प्रकृति होगी। यानी कि इसमें अगर जलीय विलयन में नीला लिटमस डालते हैं तो किस में बदल जाता है? लाल में। इसका स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। ठीक है, समझ में आई? चले आगे।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना टॉपिक है, इसी के बाद देख लेता हूं आपकी बुक में से कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके सूचक। किससे बनता है? सूचक से भी क्वेश्चन आता है। अब सूचक क्या होता है? आपने देखो बाइक चलाई है, बाइक सभी चलाते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं? इंडिकेटर। यानी ट्रैफिक नियम के अंदर क्या आते हैं? गाड़ी के अंदर, बाइक या फोर व्हीलर कोई सा वो व्हीकल ले लो आप, उसके अंदर क्या होते हैं? इंडिकेटर होते हैं। उस इंडिकेटर क्या हो? सूचक, यानी कि सूचना देता है आपको राइट जाना या लेफ्ट जाना। ठीक है, इसी तरह से देखो इसमें केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर भी सूचक होते हैं जो किसको पहचान कराते हैं? अपनी अम्ल, क्षार, लवण की पहचान कराते हैं। अब देखो, ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में, सूचक किसे बोलेंगे? परिभाषा पूछ ले। ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करता है, वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। सूचक भी 3-4 प्रकार के होते हैं। अब देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे सूचक के अंदर प्राकृतिक सूचक। कौन सा पढ़ेंगे? प्राकृतिक सूचक। अपना प्राकृतिक सूचक से क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे आप ले लो लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ये लिखते जाना साथ के साथ। उसके बाद ले लो आप हल्दी, देखा होगा आपने, हल्दी का दाग लग जाता है ना शर्ट पे अपने। उसके बाद देख लो हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया हो गया। उसके बाद देखो पेटूनिया, पेटूनिया, और उसके बाद आपके जेरानियम, जेरानियम। ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक है, यानी कि ये प्रकृति से प्राप्त है। इनको क्या है? इंसान ने संश्लेषित नहीं किया है, इनको बनाया नहीं है, ये प्रकृति से प्राप्त है। इनसे भी हम क्या कर सकते हैं? अम्ल, क्षार को पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सूचक के अंदर आएगा आपके संश्लेषित सूचक, संश्लेषित सूचक। अब देखो बेटा, ये संश्लेषित सूचक क्या होता है? संश्लेषित यानी कि मानव निर्मित। कौन सा? मानव निर्मित। जैसे आप ले लो मेथिल ऑरेंज, लिख लो मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज भी क्या है बेटा? संश्लेषित सूचक है। इसी तरह से दूसरा लिख लो एक फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, ये भी क्या होता है? एक संश्लेषित मानव द्वारा बनाया गया सूचक है। ये मानव द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब दूसरा देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपके लिटमस विलियन। कौन सा बनता है? लिटमस विलियन। इसका क्वेश्चन आपको अभी हाल ही के अंदर आरआरबी रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। लिटमस विलियन, लिटमस विलियन कौन सा होता है? लिटमस विलियन, ये सूचक है सब, लिटमस विलियन। अब लिटमस विलियन है, ये क्या है? बैंगनी रंग का रंजक होता है। सुनना इधर ध्यान से, बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। ये बैंगनी रंग का लिटमस विलियन कौन सा होता है? बैंगनी रंग का होता है। इसको लिख लो आप, बैंगनी रंग का रंजक, बैंगनी रंग का रंजक, इसको ऐसे लिख लो रंजक। एक तो ये हो गया। एक क्या है बेटा? एक सीधा रखना, अपना जो वनस्पति विज्ञान है बॉटनी, उसके अंदर आता है थेलोफाइटा ग्रुप। कौन सा ग्रुप? थेलोफाइटा। वनस्पति को बांटा गया थेलोफाइटा समूह के लीचेन, लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। तो यानी कि लिटमस विलियन के अंदर क्या लिखोगे आप? बैंगनी रंग का रंजक होता है। थेलोफाइटा समूह के अंदर जो लीचेन नामक जो पौधा आता है, उसे प्राप्त किया जाता है। लीचेन को एक ध्यान रखना, एक नाम और आता है आपकी
इसको लाइकेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन। कई बुक्स के अंदर लाइकेन मिलेगा, कई बुक्स के अंदर लीचेन मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आता है गंधीय सूचक। कौन सा सूचक आएगा? गंधीय सूचक। लिटमस विलियन हो गया, उसके बाद आएगा गंधीय सूचक। लिख लो इसको भी, गंधीय सूचक लिखा। गंधीय सूचक के अंदर क्या होगा? देखो, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय, क्षार या माध्यम में बदल जाती है, यानी कि इस तरह के पदार्थ। गंधीय सूचक का मतलब होता है गंध से पहचानना, गंध से अम्लीय। जैसे कोई से प्याज ले लो या कुछ भी इस तरह का ले लो, उसके अंदर क्या है कि अगर अम्ल में डाला जाएगा तो उसकी गंध अलग आएगी, क्षार में डाला जाएगा उसको तो उसकी गंध अलग आएगी। यानी कि गंधीय सूचक, यानी गंध से हमें इसका पता चल जाता है अम्ल और क्षार का। तो ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। लिख लो, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय व क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। माध्यम में बदल जाती है। क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे हम? गंधीय सूचक। इसके उदाहरण देख लो। जैसे एक उदाहरण ले लो आप, एक तो ले लो ओनियन जिसको प्याज बोलते हैं, एक ले लो वेनिला, और एक ले लो लौंग का तेल। लौंग का तेल। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये सब किसके उदाहरण है? गंधीय सूचक के। यानी कि इनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है अगर मान लो इसको अम्लीय क्षार के अंदर डाला जाए तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सेकंड टॉप अपना जो इस लेसन के अंदर शुरुआत के अंदर में बताए थे सामान्य जानकारी के बाद, अपना सेकंड बिंदु बढ़ेंगे, वो है आपके वो है आपके अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो, सुनो इधर, अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण के अंदर फर्स्ट वाला लिखेंगे हम बच्चों, समझना ध्यान से। अम्ल क्षार की धातु से अभिक्रिया। ये क्वेश्चन आते हैं, इसके सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले। अम्ल व क्षार की धातु से अभिक्रिया। धातु से अभिक्रिया। लिख लो, अम्ल क्षार की धातु के साथ। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद एसिड। अब सुनो, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। सुनना इधर में ध्यान से, मैंने टॉपिक लिखा, अम्ल क्षार की धातु से अभिक्रिया कराएंगे। तो अब उसका फर्स्ट पॉइंट हो गया अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब किसकी अभिक्रिया? धातु की अभिक्रिया, यानी कि मेटल की एसिड के साथ अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है। अब सुनना इधर, बेसिक कंसेप्ट सुनना। अम्ल की जब धातु के साथ अभिक्रिया होती है, याद रखना, मैं लिख देता हूं इसकी। अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पर क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यानी कि एक कंसेप्ट लिख लो, अम्ल प्लस धातु क्या बनेगा? अम्ल धातु और हाइड्रोजन, इसके साथ बनेगा आपके लवण प्लस हाइड्रोजन। चलो इसका उदाहरण ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। अब देखो, जिंक ले लो। सुनो इधर, अम्ल हो गया, धातु होगी,
तो अम्ल ले लेते हैं अपन H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक ले लेते हैं, अब इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो ZnSO4 बनेगा यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। किसका निर्माण हो रहा है? ये है आपका एसिड, ये है आपका मेटल, ये आपका साल्ट, ये है आपकी गैस, हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गई? यानी कि कोई भी अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराई जाए तो लवण का निर्माण होता है। ये है जिंक सल्फेट और ये है हाइड्रोजन, और लवण और किसका? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये कंसेप्ट क्लियर है आपके? लिख लो इसको, मैं नाम लिख देता हूं। इनके नाम मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल है ये यानी कि अम्ल है, और जिंक है यानी कि धातु है। इससे अभिक्रिया कराई तो जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ, उसके बाद हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। यही तो लिखा है मैंने, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर, अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी तरह से एक उदाहरण और लिख लो। जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराते हैं, चलो मिटा देते हैं इसको, पहले मिटा के आराम से, इजी वे में साथ साथ चलना भाई। जैसे एक उदाहरण और लिख लो, मैग्नीशियम ले लो आप। मैग्नीशियम की अभिक्रिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब सुनो इधर, मैग्नीशियम क्या है? धातु। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अम्ल। मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? लवण। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। यानी कि मैग्नीशियम जो धातु है उसकी अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो मैग्नीशियम लवण मिलता है, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अब सुनो इधर एक चीज और, एक चीज कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी केमिस्ट्री पढ़ो तो आपको समीकरण को बैलेंस करना जरूरी होता है, यानी संतुलित करना जरूरी होता है। अब सुनो इधर ध्यान से सुनो, देखो ये भी मैं बता देता हूं एक बार कि मैग्नीशियम का कितने परमाणु? एक। यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं से मिलकर क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोजन का कितना? एक। क्लोरीन का कितना है? क्लोरीन का भी एक। यहां पर मैग्नीशियम का कितना है? एक। और क्लोरीन का कितना है? दो आ गए सर यहाँ पे तो। और हाइड्रोजन के कितने? दो। यहां सब समझ में आ रही ना? अब बेटा हाइड्रोजन के दो है, यहां पर दो है, तो हम यहां से हटाएंगे नहीं, तो यहां पर क्या बढ़ा देंगे? तो यहां पर क्या लगा देंगे? टू। टू लगाने से हमारे ये क्या हो जाएंगे? ये भी दो हो जाएगा, क्लोरीन का भी दो हो जाएगा। अब आपकी समीकरण क्या है? संतुलित है, क्लोरीन के भी दो है इधर, हाइड्रोजन के भी इधर दो। इस तरह से संतुलित करना बहुत जरूरी है। समीकरण लिखो एग्जाम के अंदर तो थोड़ा ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को भी समझ लेना। ये भी करवा रखा मैंने, पहले बैलेंस करना समीकरण में समझा रखा, आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो, ठीक है। और आपके इस लेसन के अंदर कुछ भी नहीं है। ये जो रासायनिक सूत्र और जो रासायनिक नाम दिए हुए वो लगभग शायद 15 और 20 के लगभग है, इनको याद कर लेना, इसमें से एग्जाम में आते हैं, नाम याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपका क्षार के साथ अभिक्रिया। किसकी? धातु की। अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया पढ़ने, अम्ल के साथ अगर मान लो धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या? लवण और क्या मिलता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कंसेप्ट क्लियर है? उदाहरण दे दिए, दो इक्वेशन लिखवा दी मैंने। अब चलो क्षार के साथ अभिक्रिया किसकी? धातु की। क्षार के साथ अभिक्रिया, चलो क्षार के साथ भी करवा लेते हैं। कुछ ही धातुएं ऐसी होती है जो क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। यानी कि लिख लो, इस लाइन को भी लिख लो, अच्छी लाइन है ये। कुछ ही धातुएं हैं, कुछ ही धातुएं
धातुएं जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। किसका? कुछ ही धातुएं, जैसे आप उदाहरण ले लीजिए जिंक, चलो जिंक ले लिया साहब। उसके बाद ले लो आप क्षार के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लिया सर। उसके बाद देखो लवण बनेगा, वो लवण कौन सा बनेगा? Na2ZnO2, इसको बोलते हैं बेटा सोडियम जिंकेट। मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये अच्छा क्वेश्चन है। और इसके साथ ही बनेगी अपने हाइड्रोजन गैस। यानी कुछ ही धातुएं ऐसी है जो क्या करती है, जैसे जिंक है, सोडियम सॉरी इसके साथ क्षार के साथ, ये क्षार है ये, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं नाम बोल रहा हूं, अपने आप लिख लिया करो, लिखूंगा नहीं मैं कुछ भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से लवण जो बना, उस लवण का नाम क्या है बेटा? सोडियम जिंकेट। और हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर निर्माण हुआ है। अब चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एक क्वेश्चन आता है इसका, ये आपके लेसन के अंदर 10th क्लास की बुक के अंदर सेकंड वाला लेसन है, उसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है। यानी कि ये वाला प्रयोग दिया हुआ है आपके, और प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए। आपको पूछ ले प्रयोग द्वारा समझाइए, सिद्ध तो क्या करोगे आप, वैज्ञानिक थोड़ी हुए। प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, पूछ लेते हैं। प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है? हाइड्रोजन गैस देती है। प्रयोग द्वारा समझाना है ना। मैं डायग्राम बना लूं जब तक। आपको दिख रहा होगा डायग्राम आगे। हाँ सुनो इधर, यानी कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए क्या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करना, में एक डायग्राम बनाया यहाँ पे आगे। अब सुनो, इसको तो बोलते हैं बेटा परख नली। केमिस्ट्री में जब आगे क्लास में आओगे ना, परख नली, ये है आपकी नलिका, और इसको बोल दो आप स्टैंड। ये किस लिए लगाया? स्टैंड। ये आपका स्टैंड हो गया, ये परख नली होगी। और यहाँ पर इस परख नली के ऊपर लगा हुआ कोर्क। क्या लगा हुआ? कोर्क। और ये एक बर्तन है जिसके अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब इस परख नली को, इस परख नली के अंदर हमने डाला था, आपने रिएक्शन देखी होगी, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। Zn जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके लवण ZnSO4 जिंक सल्फेट, और क्या बनाता? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। प्रयोग द्वारा सिद्ध करना अपने को। तो इसमें क्या डाले गए? जिंक के टुकड़े। क्या डाल दिए? जिंक। और उसमें क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। अब दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। जब हाइड्रोजन गैस इस पोट के अंदर या इस बर्तन के अंदर जब जाती है, तो ये है, यहाँ लिख लो, साबुन का घुला हुआ विलयन, साबुन का विलयन। अब इसके अंदर जैसे ये रिएक्शन होगी, किसके बीच में होगी बेटा? जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में। तो ये गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, वो कहाँ जाएगी? इस पॉट के अंदर चली जाएगी, इस बर्तन के अंदर चली जाएगी। इस बर्तन में जो साबुन का पानी भरा हुआ, वहां से ये गैस बुलबुलों के रूप में निकल कर देखो ऊपर आ रही है। अगर इस गैस को पहचानना है तो अपन एक मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती जलाकर इसके पास में लाएंगे, तो यहाँ पर साउंड होगी, साउंड निकलेगी, वो होगी फटफट की। कौन सी साउंड होगी? ये क्वेश्चन आता है ना, फटफट की साउंड आ जाए तो इट मीन्स क्या हुआ? ये क्या रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। चलो इतना सा ठीक है, देखना आप वीडियो 10th क्लास के लिए ये। और नोट्स ज़रूर बनाना, और PDF नोट्स में जो अपना वीडियो है यूट्यूब के अंदर, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर डाउनलोड कर लेना इसको, PDF नोट्सों को। ठीक है, धन्यवाद।